हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कोर में। क्लास 10 केमिस्ट्री का सबसे बड़ा डर क्या होता है? एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शंस। और एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस याद करना मुश्किल लग रहा है, तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस एक बार में कवर करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन से लेके थर्मिट रिएक्शन तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। तो सबसे पहली रिएक्शन आपके आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट और सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो और कंबाइन हो करके ओनली सिंगल सब्सटेंस या प्रोडक्ट को फॉर्म करे, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट साइड पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो, बट प्रोडक्ट साइड पर वन एंड ओनली वन सब्सटेंस हो, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना सिंपल है कि प्रोडक्ट साइड पर अगर एक सब्सटेंस है यानी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते एयर में तो क्या करता है? तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, कौन सी फ्लेम? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और एक पाउडर को फॉर्म करता है दैट इज व्हाइट इन कलर। उसे क्या बोलते हैं हम? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी कभी मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म करता है और वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। और वो व्हाइट पाउडर जो होता है वो आपके नेचर में क्या होता है? तो बेसिक इन नेचर। इसके ब्याह पे क्वेश्चन बनता है आपका। दूसरी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन की बर्निंग ऑफ कोल। तो जब हम कार्बन को या कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म किया, यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट आते हैं और आपका आता है कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइन ने क्या किया? रिएक्शन की किससे? आपके वाटर के साथ। मिस्टेक, माय मिस्टेक, यहां पे क्या आएगा आपका? H2 यानी वाटर के साथ। तो यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन की और रिएक्शन करके क्या फॉर्म किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। तो यहां पे दो रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए और क्या फॉर्म किया उन्होंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे क्या होता है? ये जो रिएक्शन होती है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ अलोंग विद इट बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। तो जिस भी किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब आते हैं जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जब उसको हम व्हाइट वॉश करते हैं वॉल पर तो आफ्टर 2 और 3 डेज क्या करता है? वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से आपका सरफेस क्या होता है? स्मूथ हो जाता है। तो इसके ब्याह पे क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या करता है? सरफेस को स्मूथ करता है। कब बनता है आपका? तो जब हम व्हाइट वॉश करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन, जब वो क्या करता है 2 और 3 डेज के अंदर क्या करता है? हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसकी वजह से आपका सरफेस क्या होता है? शाइनी फिनिश देता है, ठीक है ना। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। ये आपकी रिएक्शन है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो आपके एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चैप्टर 1 में भी है आपकी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, ठीक है, तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो उसका ब्रेकडाउन होता है 3 चीजों में: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ध्यान देगा, यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है,
तो यहां पर ये जो रिएक्शन होगी क्या होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रेस्पिरेशन जो है वो आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट क्या है, डीकंपोजिशन, ठीक। अब डीकंपोजिशन में क्या होता है, तो जब एक रिएक्टेंट, ठीक है, ओनली वन रिएक्टेंट क्या हो, डीकंपोज होकर के क्या करे, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। जब एक रिएक्टेंट डीकंपोज होकर के 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में क्या हो जाए, आपका डीकंपोज हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बात आती है कि सर ये डीकंपोज तो खुद ब खुद होगा नहीं। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 तरीकों से होती है। अगर उसको हम हीट सप्लाई करें तो होगी, लाइट सप्लाई करें तो होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो होगी। यानी 3 तरीके से डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हीट की वजह से। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन बाय हीट, और इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। तो वो डीकंपोजिशन जो बिकॉज ऑफ हीट होती है उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो डीकंपोज होकर के क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होता है। तो यहां पर एक रिएक्टेंट था और एक रिएक्टेंट डीकंपोज होकर के इसने 2 प्रोडक्ट को फॉर्म किया, तो क्या आता है डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म कर रहे थे सिंगल प्रोडक्ट को, यहां पे उसका अपोजिट है, एक रिएक्टेंट फॉर्म कर रहा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट एग्जांपल इसका, नेक्स्ट आपको आता है जब हम फेरस सल्फेट को, ठीक है, क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, तो फेरस सल्फेट का एक्चुअल कलर क्या होता है, ग्रीन। लेकिन जब उसको हम हीट करते हैं तो क्या करते हैं फॉर्म, वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो याद रखना यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का कलर जो होता है वो ब्राउन हो जाता है। पहले आपका ग्रीन कलर था, अब एक्चुअली में होता क्या, यहाँ पे देखिए। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी उसमें वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हीट करते हैं तो इसका नॉर्मल कलर क्या होता है, ग्रीन। लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं तो इससे वाटर के 7 मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाते हैं, तो इसका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर हो जाता है, ठीक है ना। ग्रीन से क्या हुआ, व्हाइट हुआ। अब इसको हम और फर्दर जब हीट करते हैं तो ये आपका हट गया, अब बचा क्या आपका फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जब और हीट होता है तो वो व्हाइट कलर से क्या होता है, ब्राउन कलर में चेंज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे कलर का चेंज जो है वो आपको ध्यान रखना है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है वो ग्रीन होता है, जब उसमें से वाटर का कलर रिमूव होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं तो वो व्हाइट हो जाता है। और जब वो फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बनता है तो क्या होता है, आपका ब्राउन कलर हो जाता है। तो ये भी क्या आपका एक डीकंपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्सटेंस डीकंपोज होकर क्या हो रहा है, 3 सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज डीकंपोजिशन। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। तो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, लेड नाइट्रेट का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, और जब उसको हम हीट करते हैं, थर्मल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, लेड नाइट्रेट का कलर होता है कलरलेस, लेकिन जब वो लेड मोनोऑक्साइड बनता है तो उसका कलर क्या होता है, येलो। और यहां पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ब्राउन फ्यूम्स के रूप में रिलीज होती है। तो ध्यान रखिएगा कलर्स का, कलर्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, अब आते हैं हम थर्मल डीकंपोजिशन बाय लाइट। पहले पढ़ा हमने हीट के द्वारा, अब बात करते हैं लाइट। तो जब थर्मल डीकंपोजिशन बिकॉज ऑफ लाइट होता है तो दैट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं, तो जब लाइट की वजह से डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है तो क्या बोलते हैं इसको, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो सबसे पहले लिखते हैं रिएक्शन इसकी। तो जब सिल्वर क्लोराइड को यानी AgCl को हम सनलाइट में रखते हैं तो क्या करता है, तो AgCl डीकंपोज होकर के सिल्वर में और क्लोरीन गैस वहां पे रिलीज होती है। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, व्हाइट, लेकिन जब उससे क्लोरीन गैस रिलीज होती है तो क्या होता है आपका ग्रेइश व्हाइट होता है, जो कि आपके सिल्वर का कलर है। ठीक,
सेम ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड में, तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट पे रखते हैं तो क्या होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में से सिल्वर और ब्रोमीन क्या होते हैं आपके, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, ब्रोमीन। तो यहां पे क्या होता है, जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट पे रखते हैं तो वहां पे रिएक्शन होती है और सिल्वर ब्रोमाइड डीकंपोज होकर के दो सब्सटेंस को फॉर्म करता है, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। तो यहां पे से क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन आपका आता है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, डीकंपोजिशन जो होता है सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर ब्रोमाइड का, उसका यूज क्या करते हैं हम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। इन दोनों रिएक्शंस का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो जब डीकंपोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। जब हीट से हुआ तो थर्मल, लाइट से हुआ तो फोटोलाइटिक, जब इलेक्ट्रिसिटी से हुआ तो इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इसके एग्जांपल क्या है, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को वाटर से पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं आपके, सेपरेट हो जाते हैं, यानी एक रिएक्टेंट टूट करके दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी डीकंपोजिशन। बस यहां पे क्या है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम एज जब हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, मोल्टन सोडियम क्लोराइड से यानी कॉमन सॉल्ट से पास करते हैं, तो क्या होता है आपका, सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या होते हैं आपके, सेपरेट हो जाते हैं, यानी एक रिएक्टेंट टूट करके दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सेम एज अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट को, जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, जो आपका मोल्टन फॉर्म में होता है, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों ही क्या होते हैं आपके, सेपरेट हो जाते हैं। तो इन सभी रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरी आपकी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। तो आपको इसके लिए एक छोटी सी ध्यान रखनी है रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपने पहले ही पढ़ रखी है। चलिए आप एक कंसर्न के लिए मैंने यहां लिख दी है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो जब हम आयरन मेटल के एक पीस को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है ना। तो हमने लिया आयरन मेटल लिया, जिसका कलर क्या होता है, ग्रे। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ब्लू कलर होता है। तो यहां पर आयरन जो है, अगर हम देखें आयरन यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, आयरन की, यानी आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, आयरन जो है वो कॉपर को यहां से कर देगा डिस्प्लेस, ठीक, और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, और आपका जो कॉपर है वो आपका अलग हो जाएगा। तो यहां पर कलर चेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, इसका कलर चेंज होता है। तो क्या होता है, पहले ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, अब क्या हो गया, ग्रीनिश हो गया है, ठीक है ना। पहले आयरन कलर क्या था, ग्रे था, अब क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया है, ठीक है ना। कॉपर कलर, कॉपर क्या हो गया आपके आयरन के मेटल के ऊपर क्या हो गया, स्टिक हो गया है। तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब बात करते हैं जब हम जिंक मेटल को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो सेम चीज, जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा उसे, वो डिस्प्लेस कर देगा। क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर जो आपका वो अलग हो जाएगा। तो अगर बात यहाँ पे कलर चेंज की, तो जिंक होता है सिल्वरी व्हाइट, ये आपका ब्लू सॉल्यूशन था, तो क्या हो गया आपका, ये कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। सेम चीज अब आते हैं हम लेड मेटल पे। तो जब हम लेड की स्ट्रिप को क्या करते हैं, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो क्या करेगा, तो लेड जो है वो क्या करेगा, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और क्या फॉर्म करेगा, लेड क्लोराइड, और आपका कॉपर जो है वो आपका अलग हो जाएगा। मेन चीज कलर चेंज रखना है। लेड जो आपका होता है वो ब्लूइश ग्रे होता है, एक सॉल्यूशन क्या आपका ग्रीन सॉल्यूशन था, और क्या फॉर्म किया इसने, कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म किया। नेक्स्ट आपका आता है जब हम कॉपर मेटल को क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो ध्यान रखिएगा कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। कॉपर क्या है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाया इसने, फॉर्म किया, तो कॉपर आपका रेडिश ब्राउन था, सिल्वर नाइट्रेट था कलरलेस।
तो जब उसने इसको डिस्प्लेस किया तो क्या फॉर्म किया उसने, ब्लू सॉल्यूशन, और जो आपका सिल्वर था ग्रेइश व्हाइट वो आपका सेपरेट हो गया। तो डीकंपोजिशन पढ़ लिया हमने, कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, और हमने लास्ट पढ़ा दिया हमने डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। अब आते हैं फोर्थ आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, तो दो कंपाउंड्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, आयंस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना, दो कंपाउंड्स आपस में आयंस का एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करके क्या करते हैं, दो नए कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। जैसे एक कंपाउंड था आपका AB, एक आपका CD, इन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज किया और क्या बनाया, AD एंड BC। तो यहां पर दो नए कंपाउंड्स बने और क्या हुआ, यहां पे आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो जब दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो तो वो बनता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। एग्जांपल लेते हैं इसका, बेरियम क्लोराइड। तो जब हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, डालते हैं, रिएक्ट करवाते हैं बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से, तो क्या फॉर्म करेगा वो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो बेरियम है वो इसके आयन से यानी बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा, और सोडियम जो है वो इसके आयन से यानी सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। क्या बना आपका, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर जो बेरियम सल्फेट बनता है वो क्या होता है आपका, एक व्हाइट पीपीटी। क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। पीपीटी क्या आपका एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो आपके सॉल्यूशन नीचे सस्पेंड हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन के अंदर जो व्हाइट पीपीटी बनता है या व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो कौन सा है आपका, बेरियम सल्फेट। ध्यान रखिएगा। सेकेंड रिएक्शन आपकी सिल्वर नाइट्रेट, जब आपके सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो सेम चीज आयंस का एक्सचेंज होगा। तो यहां पे सिल्वर ने क्या किया, क्लोराइड से रिएक्शन किया, क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम ने क्या किया, नाइट्रेट से क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पर जो व्हाइट पीपीटी बना यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, क्या बना आपका, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, आपके सॉल्यूशन में नीचे इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्म में नीचे सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा पीपीटी बनता है, बस ध्यान रखना है आपको, और उसका कलर भी ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज। ठीक है, पोटेशियम क्या करेगा, इससे करेगा रिएक्ट, और लेड जो है आपका वो करेगा आयोडीन से। तो क्या बना है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां पर जो पीपीटी बनेगा लेड आयोडाइड, जो क्या होगा आपका, येलो पीपीटी होगा। ध्यान रखिएगा, लेड आयोडाइड वो बनेगा पीपीटी और इसका कलर क्या होगा, येलो पीपीटी बनेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट लेते हैं लास्ट वन, हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो यहां पे सेम चीज क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज, और क्या बनेगा आपका, कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर जो कॉपर सल्फाइड बनना है ये एक ब्लैक पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा, ब्लैक पीपीटी। तो यहाँ पे येलो पीपीटी था, यहाँ ब्लैक था, और प्रेसिडिंग वाले में दोनों में व्हाइट पीपीटी था। तो पीपीटी का आपको कलर ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर बात करें प्रेसिपिटेट होता क्या है, तो देखिए, तो इन सभी रिएक्शंस के अंदर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है प्रेसिपिटेट। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है ना, उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आपका आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इससे आपका एमसीक्यू जरूर बनता है। ठीक है ना, कई बार बने एमसीक्यू, देखिए ध्यान से। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैंने कंपैरिजन के लिए साथ लिखा है, ठीक है ना, ताकि उसको समझने में इजी हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, यानी ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट क्या है आपका, रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहां पे रिमूव हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, वहां पे ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या है, रिडक्शन। अब यहां पे दो टर्म को ध्यान रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अब ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या हाइड्रोजन हटना चाहिए। तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन करने के लिए उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसका जस्ट अपोजिट आता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या है, तो वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करता है इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपको याद है तो रिड्यूसिंग ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपको आता है ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज क्या होता है, अब ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीडाइज एजेंट है, अब वो किस में जाके ऐड हुआ या किस में से हाइड्रोजन हटा, तो जिस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। क्या होता है, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ या फिर जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हुआ इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज का जस्ट अपोजिट क्या आपका, रिड्यूस। तो वो सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ या फिर ऑक्सीजन रिमूव हुआ उस सब्सटेंस को बोलेंगे रिड्यूस। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहां पे क्या है आपका, कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया और फॉर्म किया कॉपर और वाटर को फॉर्म किया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका कॉपर ऑक्साइड था। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हो, ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो, ये चारों चीजें आपको रिएक्टेंट साइड पे ही मिलेंगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये चारों चीजें रिएक्टेंट साइड पे ही मिलेंगी, आपको प्रोडक्ट साइड पे नहीं मिलेंगी। देखिए यहां पर कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन हटता है वो क्या होता है आपका, रिड्यूस होता है, क्योंकि इससे क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। और ठीक है, तो और क्या यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया है तो रिमूव तो हुआ है, ठीक है, तो ये रिड्यूस हो गया, लेकिन इसने ऑक्सीजन दिया है, ठीक है, किसको दिया है, आपके हाइड्रोजन को दिया है। ठीक है ना, तो यह यानी आपका कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया हाइड्रोजन को, यानी कॉपर ऑक्साइड का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, दूसरी तरफ अब दिया किसको, हाइड्रोजन को, तो जिसके पास गया ऑक्सीजन वो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज, यानी आपका हाइड्रोजन जो है वो हो गया ऑक्सीडाइज। अब आते हैं दूसरी तरफ, अब हाइड्रोजन के पास क्या है आपका, ऑक्सीजन आया है, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को यहां से रिमूव किया है। इट मींस ये क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन को रिमूव भी करता है। यानी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को रिमूव किया, इट मींस हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूस किसको किया है, तो कॉपर ऑक्साइड को, तो कॉपर ऑक्साइड क्या आपका, रिड्यूस। तो आप एक चीज इससे ध्यान ले सकते हैं कि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही क्या होता है, रिड्यूस होता है, और जो आपका ऑक्सीडाइज होता है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी अगर आपको एक चीज कंफर्म है तो दूसरी आपकी ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रिड्यूस होता है और रिड्यूस जो ऑक्सीडाइज जो है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपका एग्जांपल था समझने के लिए। अब और एग्जांपल लेते हैं। अब बात करते हैं जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर क्या हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जिंक ऑक्साइड। अब दिया किसको है, तो कार्बन को, तो कार्बन का क्या आपका ऑक्सीडाइज। इसका जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज हुआ होगा यानी कार्बन, और रिड्यूस क्या होगा, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, सेम इसके लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने आपस में रिएक्ट किया तो मैंगनीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन गैस और वाटर को फॉर्म किया। तो यहां पे अगर बात करें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज की, तो ऑक्सीजन किसके पास है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, यानी ये क्या होगा आपका ऑक्सीडाइज। अब देगा किसको, तो HCl, यानी HCl क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइज। इसका जस्ट क्या कर दे आप, क्रिस क्रॉस कर दे, तो यहां पर बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूस। तो यार ध्यान रखिएगा, रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। और सेम चीज बताई मैंने कि रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ध्यान रखिएगा, जिस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी अगर हम देखें यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ये रिएक्शन भी क्या होगी आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन।
तो चैप्टर 1 के रिएक्शंस कर लिए हमने। अब आते हैं चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पहली रिएक्शन देखते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बोर तो नहीं हो रहे ना आप? चलिए ठीक। तो पहले करते हैं रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। तो वेन एवर, जब भी कभी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो क्या फॉर्म करता है वो? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल अगर हम, तो जिंक की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से होती है ना, जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड क्या आपका, ठीक है। तो मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हुई तो उसने क्या फॉर्म किया? आपका सॉल्ट फॉर्म किया और हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया। सेम ऐसी जब जिंक की रिएक्शन क्या हुई आपके? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मेटल की रिएक्शन जब एसिड से हुई तो इट फॉर्म जिंक क्लोराइड यानी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं बेस की रिएक्शन। तो जब आपका बेस मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है, जब आपका बेस क्या करता है? मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो दोनों ही क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। बस ध्यान रखिएगा, मेटल जो है वो एसिड से करता है रिएक्शन, ठीक है ना, और वो अगर वो बेस से करे, दोनों ही केस के अंदर वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को ही फॉर्म करेगा। एग्जांपल लेकर हम, तो जिंक की रिएक्शन किससे कराई हमने? स्ट्रॉन्ग बेस यानी आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो उसने क्या फॉर्म किया? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। सेम एज एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने किससे की? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से की, तो उसने क्या फॉर्म किया? आपका सॉल्ट यानी सोडियम एल्यूमिनेट और आपका हाइड्रोजन गैस। तो यहां से क्वेश्चन आता है आपका कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, क्या हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं? तो सिंपल है, तो जब हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है, जब उसके पास हम बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे, ठीक है ना, ब्रिंग नियर द बर्निंग कैंडल, किसके पास? आपके जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो जब हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है उसके पास हम क्या करेंगे? बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे, तो वो क्या होगा? पॉप साउंड से बर्न होगा, तो वो ये कंफर्म करेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किससे हो? एसिड के साथ हो। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ हो तो वो क्या फॉर्म करेगा? तो ध्यान रखिएगा, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हो, दोनों ही केस के अंदर वो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करेगा। माय बैड, ठीक है ना, यहां पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन क्या हो? एसिड के साथ हो, तो इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो पहले लेते हैं हम मेटल कार्बोनेट के साथ, तो एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ, तो HCl क्या आपका एसिड है और हमने मेटल कार्बोनेट क्या किया है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम आपका मेटल है, CO3 कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट। तो हमने एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से की, तो उसने क्या फॉर्म किया? तो उसने फॉर्म किया सॉल्ट यानी NaCl जो आपका कॉमन सॉल्ट है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब बात करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करें तो वो क्या फॉर्म करेगा? तो सेम चीज, आपका HCl लिया हमने और यहां पर जो हमने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसने क्या फॉर्म किया? सेम चीज फॉर्म करेगा, वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करेगा। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन एवर, जब भी कभी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ हो तो इट विल फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन अगर बात करें व्हाट अबाउट बेस, अगर उसकी रिएक्शन बेस के साथ की जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? नो रिएक्शन। तो यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डू नॉट रिएक्ट विद बेस। ठीक है, तो वो बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट। एक तो आपका हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, दूसरा आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट। किसका यूज करके? तो यूजिंग लाइम वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हुई है, जब उसको हम क्या करते हैं? लाइम वाटर से पास करवाते हैं, है ना। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो क्या होता है? तो वो क्या होता है आपका
ध्यान रखिएगा। तो जब लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो लाइम वाटर क्या होता है आपका, मिल्की होता है। क्या होता है, मिल्की। मिल्की क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका एक वाइट पीपीटी है, और इसी की वजह से आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। और यही कंफर्म करता है कि जो आपका गैस पास हुआ है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है, सिंपल, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं तो क्या होता है, वो मिल्की हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका एक वाइट पीपीटी है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस होती है। अब सवाल आता है कि सर अगर हम और कार्बन डाइऑक्साइड को उस सॉल्यूशन से पास करें तो क्या होगा, देखते हैं। तो जब हम एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड को उसी सॉल्यूशन से, उसी लाइम वाटर से पास करवाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, तो जब हम एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो पहले से क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन रखा था, ठीक है ना। अब क्या हमने एक्सिस CO2 को पास करवाया तो क्या हुआ, तो जब हमने पास करवाया तो क्या होगा, मिल्की नेस जो थी वो क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, यानी मिल्की नेस जो थी वो गायब हो गई। क्यों, क्योंकि वहां पर एक सब्सटेंस बना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से जो मिल्की नेस थी वो गायब हो गई। ध्यान रखिएगा, मिल्की नेस डिसअपियर क्यों हुई, तो वहां पे कंपाउंड बना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो आपका वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसके फॉर्मेशन की वजह से जो मिल्कीनेस थी वो डिसअपियर हो गई। तो ध्यान रखिएगा, मिल्कीनेस क्यों हुई और क्यों डिसअपियर हुई, तो दोनों आपको रीजन ध्यान रखने हैं। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, इनसॉल्युबल था, क्योंकि व्हाइट पीपीटी था, इसलिए वो मिल्की हो गया। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, वो आपका सॉल्युबल था, इसलिए वो डिसॉल्व हो गया और वो मिल्कीनेस गायब हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। तो जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो क्या होता है, तो व्हेन एवर, जब भी कभी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या फॉर्म करता है वो, इट फॉर्म टू बेसिक थिंग्स, सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल है, एसिड की रिएक्शन जब भी कभी बेस से होती है तो वो सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन एवर, जब भी कभी एसिड की रिएक्शन बेस से हो और वो सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करे तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। अब सॉरी, अब सॉल्ट जो होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं, कुछ होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, कुछ होते हैं एसिडिक सॉल्ट, और कुछ होते हैं बेसिक सॉल्ट। तो तीनों के मैंने एक एग्जांपल दिया आपको ताकि आपको इजी रहे समझने में। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जब दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो इट फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो वो फॉर्म करता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। बस कंडीशन क्या है, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो एग्जांपल लेते हैं HCl, जो कि क्या आपका एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसने क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट है, और उसने वाटर फॉर्म किया। अब आते हैं एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करे, वीक बेस से रिएक्ट करे तो वो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से करता है रिएक्ट तो इट विल फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। एग्जांपल लिखते हैं HCl, क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक वीक बेस है, उससे रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म किया उसने, अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या आपका एक एसिडिक सॉल्ट है, साथ में वाटर फॉर्म किया। अब आते हैं बेसिक सॉल्ट। तो जब वीक एसिड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म बेसिक सॉल्ट। एग्जांपल देखते हैं, यहां पे क्या आपका कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड क्या है आपका H2CO3, क्या आपका कार्बोनिक एसिड है जो एक वीक एसिड है, इसने रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो उसने क्या सॉल्ट फॉर्म किया, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या होता है आपका नेचर में बेसिक होता है, और साथ में उसने वाटर फॉर्म किया। तो ध्यान रखिएगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, ठीक है ना, इसके भी आप पे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, यानी जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ हो तो वो क्या फॉर्म करता है। तो उससे पहले ध्यान रखिएगा, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो आपके नेचर में बेसिक होते हैं।
ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि इनका यूज क्या करते हैं हम एंटासिड में करते हैं, यानी ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो यानी मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो किससे रिएक्शन करेंगे वो, एसिड से। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है तो यानी ये बेसिक नेचर का है, ये एसिड है, तो एसिड प्लस बेस क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। तो व्हेनेवर, जब भी कभी आपकी रिएक्शन किसके साथ हो, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे हो, एसिड के साथ हो, तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करेगा। एग्जांपल देखते हैं। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन क्या, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, क्या है मेटल ऑक्साइड, और क्या लिया हमने एसिड यानी HCl लिया, तो क्या फॉर्म किया उसने, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर को फॉर्म किया। ध्यान रखिएगा, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, बेसिक होते हैं, इसलिए वो सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ बेस की रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, क्यों, क्योंकि जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड है वो आपके नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं नेचर में, बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक। तो एसिडिक है तो किससे रिएक्शन करेंगे, बेस से। तो नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करता है। क्या करता है फॉर्म, वो सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करता है। एग्जांपल देते हैं, तो CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, CO2 यानी नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे की हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की, यानी बेस से। तो क्या फॉर्म किया उसने, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को फॉर्म किया, ठीक है ना, क्या फॉर्म किया उसने, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को फॉर्म किया। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखते हैं होता क्या है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में होता क्या है, तो जब हम वाटर और आपका सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं उसे हम, ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो जब आपके सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं ब्राइन। तो जब ब्राइन में से यानी NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन ब्राइन, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, यानी उसका इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो क्या होता है, इट विल डिकम्पोज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखिएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, जब हम ब्राइन यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, उसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या करता है, तीन चीजों को फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और आपका हाइड्रोजन। अब आते हैं कि ये कहां कहां ऑब्टेन होते हैं। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के प्रोडक्ट, तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी आपका जो कास्टिक सोडा है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, कास्टिक सोडा। तो ये क्या होता है आपके, फॉर्म नियर द कैथोड, कैथोड के पास फॉर्म होता है आपका, ठीक है। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका कॉमन नेम कास्टिक सोडा है, और क्या होता है आपके, नियर द कैथोड फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा, क्लोरीन गैस जो ये कहां होती है, ऑब्टेन एट एनोड। तो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे ऑब्टेन होती है, और आपका जो हाइड्रोजन गैस है इट ऑब्टेन कौन, कैथोड। क्लोरीन क्या है आपका, नॉन मेटल, क्या होगा, पॉजिटिव पे होगा, और जो हाइड्रोजन क्या है ये भी नॉन मेटल, लेकिन इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या होगा, ये कैथोड पे फॉर्म होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नियर द कैथोड फॉर्म होता है, क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पे ऑब्टेन होती है, और जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपको आता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, तो जब हम क्लोरीन गैस को, किसको, क्लोरीन गैस को ड्राई स्लैग्ड लाइम यानी ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, है ना, CaOH होल ट्वाइस, तो जब हम क्लोरीन को ड्राई स्लैग्ड लाइम से पास करवाते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं, ठीक है ना, सॉरी माय बैड। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से पास करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहां पर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं वो फॉर्म होता है, साथ में वाटर फॉर्म होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, क्या होता है, तो जब हम स्लैग्ड लाइम यानी ड्राई स्लैग्ड लाइम में से क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं,
तो वहां बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, इसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसे ब्लीचिंग पाउडर सा कॉमन नेम है, ठीक। अब आते हैं बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा तो क्या होता है, तो जब हम बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, सेम चीज जो भी लास्ट की थी हमने, जब हम ब्राइन यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो जब हम ब्राइन को रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमने लिया ब्राइन, ये क्या आपका ब्राइन यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को रिएक्ट करवाया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उसने क्या फॉर्म किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसे ही क्या बोलते हैं हम, बेकिंग सोडा। तो कॉमन नेम आपका बेकिंग सोडा है और केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन पढ़ लिया हमने और बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और आपके बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या है, फर्स्टली क्या करते हैं हम, जो हमने अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऑब्टेन किया है, ठीक है ना, यानी बेकिंग सोडा को जो हमने ऑब्टेन किया है उसे क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो डीकंपोज होकर के क्या करता है, फॉर्म करता है सोडियम कार्बोनेट। क्या फॉर्म करता है, सोडियम कार्बोनेट। तो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को हीट किया, तो यहाँ पे तीन चीजें फॉर्म हुई, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है ये क्या होता है आपका, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यानी इसमें वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता है, ड्राई होता है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ड्राई होता है, इसी वजह से इसे सोडा ऐश या फिर केमिकली अगर बात करें तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछे कि सोडा ऐश क्या है, तो Na2CO3 यानी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो हमें मिला सोडा ऐश यानी Na2CO3 जो ड्राई है। अब इसको वॉशिंग सोडा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये एनहाइड्रस है, सोडा ऐश है, तो उसमें क्या करेंगे हम, वाटर को ऐड करेंगे यानी इसे रिक्रिस्टलाइज करेंगे। तो क्या करते हैं इसके अंदर हम, तो इसके अंदर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश के अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं और ऐड करने का क्या बनता है आपका, सोडियम कार्बोनेट। 10 क्या होगा, डेका, और वाटर क्या होगा, हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, और ये क्या होता है आपका, वॉशिंग सोडा। तो 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करने के बाद क्या बनता है आपका, ये वॉशिंग सोडा बनता है। जब तक ऐड नहीं था तब तक वो सोडा ऐश था, ऐड होती क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। जब तक ऐड नहीं तक क्या था, वो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और ऐड हो गया बना आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते उसमें ऐड करते हैं हम एनहाइड्रस वर्ड, और इसमें होता है जितने भी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वो लिखते हैं और हाइड्रेट लिख देते हैं, ठीक है। अब आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब हम, एक कंपाउंड है जिप्सम, तो जब हम जिप्सम को क्या करते हैं 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो अपने 3/4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी वाटर के 3/4 मॉलिक्यूल्स को वो लूज कर देता है, और लूज करने के बाद फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अगर देखें तो क्या था आपका, जिप्सम यानी इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल यानी डाइहाइड्रेट। हमने इसको हीट किया 373 केल्विन पे, तो उसने फॉर्म किया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल यानी हेमीहाइड्रेट, और 3/4 मॉलिक्यूल क्या हो गया, वाटर का आपका अलग हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो उससे 3/4 वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, और वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर्म करता है। अब आते हैं जिप्सम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करता है यानी उसे मॉइस्चर मिल जाता है, तो क्या होता है, वापस से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, वो
वापस से जिप्सम में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर को मिक्स करते हैं या फिर बोल सकते हैं मॉइस्चर मिल जाए तो वापस से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और जिप्सम क्या होता है आपका एक सॉलिड हार्ड मास है, यानी वो इतना सॉलिड है कि आपका सर खोल सकता है। ठीक है। तो हमें क्या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी POP में वाटर को ऐड किया हमने, 3/4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड किया तो क्या फॉर्म किया उसने जिप्सम। जिप्सम क्या आपका एक हार्ड सॉलिड मास है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसका यूज कहां होता है पता होगा आपको, है ना, फ्रैक्चर्ड बोन्स को फिक्स करने के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आता है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो ध्यान दीजिएगा इनकी रिएक्शंस पर। तो सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं हम मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन एयर के साथ। तो पहले बात करते हैं हम मेटल की रिएक्शन एयर यानी ऑक्सीजन। तो जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है पढ़ा था अभी हमने, ये नेचर में क्या होते हैं बेसिक होते हैं, यानी बेसिक ऑक्साइड होते हैं। जबकि नॉन मेटल की रिएक्शन जब एसिड से ऑक्सीजन से होती है, सॉरी ऑक्सीजन से होती है तो क्या फॉर्म करते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो फॉर्म किया मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल की हुई रिएक्शन ऑक्सीजन से तो नॉन मेटल ऑक्साइड। बस ध्यान आपको ये रखना है, मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड भी हो सकते हैं। अब उसका एग्जांपल भी हम देख लेंगे। तो बात करते हैं पहले मेटल की। तो हमने सोडियम मेटल लिया और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो इट फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो क्या किया मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो फॉर्म किया उसने मेटल ऑक्साइड। एक और लेते एग्जांपल, अब ध्यान रखिएगा, सोडियम ऑक्साइड को यानी Na2O को हमने वाटर से रिएक्ट किया तो उसने क्या फॉर्म किया एल्कली यानी बेस। एल्कलीज क्या होता है पता होगा आपको, एल्कलीज आपके ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी सोडियम ऑक्साइड जो है वो एक एल्कली है। ठीक है ना, यानी वो बेस फॉर्म करता है। तो यानी कि सोडियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर से रिएक्ट किया यानी वाटर में ऐड किया तो इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी उसने बेस फॉर्म किया। ठीक है ना, तो सोडियम ऑक्साइड क्या करता है बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है ना, इसलिए उसने बेस फॉर्म किया है। एक और एग्जांपल देते हैं कॉपर का। तो कॉपर की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या फॉर्म करेगा वो कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर को जब हम बर्न करते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करता है, बर्न नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्या करता है वो अपने सरफेस पर एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसे हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है, वो बर्न नहीं होता है, बस वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में लेते हैं हम कार्बन। तो कार्बन की रिएक्शन हमने की ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन आपका नॉन मेटल है, हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो फॉर्म किया उसने नॉन मेटल ऑक्साइड यानी CO2। और अगर हमने अब क्या किया हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट किया वाटर के साथ तो उसने क्या फॉर्म किया एसिड। क्यों? क्योंकि कुछ आपके नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ न्यूट्रल के होते हैं, तो ये क्या आपका एसिड वाला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाया तो इट फॉर्म H2CO3 जो कि क्या होता है आपका कार्बोनिक एसिड होता है। अब एग्जांपल और लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन जब वाटर से करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है हाइड्रोजन वाटर फॉर्म करता है। ठीक है ना, और वाटर क्या आपका एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी H2O जो है वो क्या आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये आपका हो गया एसिडिक ऑक्साइड हो गया क्योंकि CO2, और जो H2O क्या आपका न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया। यानी नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं और आपके एसिडिक भी होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में एम्पोथेरिक ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आपका आता जरूर है, कई बार आ चुका है। एम्पोथेरिक ऑक्साइड, तो एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो जनरली जो मेटल ऑक्साइड पढ़े हुए हैं वो क्या होते हैं नेचर में बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी हैं जो बेसिक और एज वेल एज, देखो कुछ मेटल ऑक्साइड यानी ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड है वो नेचर में क्या होते हैं बेसिक, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी हैं जो बेसिक और साथ ही साथ एसिडिक नेचर दोनों ही नेचर शो करते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेस दोनों नेचर शो करें, यानी एसिड से भी कर ले रिएक्शन और बेस से भी कर ले रिएक्शन, और क्या फॉर्म करे सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करे। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर ले, एसिड से भी कर ले रिएक्ट और
बेस से भी कर ले और क्या फॉर्म करे, सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करे, तो उसे बोलते हैं हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना। कुछ कॉमन एम्फोथेरिक ऑक्साइड के नाम लिखे मैंने, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड 2 ऑक्साइड। ये आपके कॉमन एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। अब इनके एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले लिखते हैं रिएक्शन विद एसिड, यानी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ। तो हमने लिया एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने एसिड यानी HCl से रिएक्ट किया, तो इट फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर जो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है। अब आते हैं रिएक्शन विद बेस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसी की हमने बेस यानी NaOH की। तो यहां पर क्या किया उसने, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म किया और वाटर फॉर्म किया। तो यहां पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था उसने एज अ एसिड रिएक्ट किया। ठीक है ना। तो यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एज अ बेस भी रिएक्ट किया और एज अ एसिड भी रिएक्ट किया। ठीक है ना। तो दोनों नेचर फॉर्म शो किए हैं। ठीक है ना। तो इसलिए क्या आपका ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके लिटमस के कलर को चेंज नहीं करते, ना ब्लू वाले को ना रेड वाले को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आपका आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, यानी मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ। तो वेन एवर, जब भी कभी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो इट फॉर्म्स एदर मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपके वाटर को हाइड्रोजन फॉर्म करता है। ठीक है, यानी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो या तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है या फिर वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड को फॉर्म करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस। अब सवाल आता है सर जी कि ये मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड कब कब फॉर्म करेगा, किन कंडीशंस के अंदर करेगा। तो देखते हैं। तो जब मेटल की रिएक्शन वाटर यानी कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, यानी वाटर की दो कंडीशन, यानी अगर मेटल आपके कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड कब फॉर्म करेगा, जब वो कोल्ड या फिर हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड और आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो फॉर्म करेगा। अब कौन कौन से अब मेटल है जो कोल्ड वाटर से करते हैं, हॉट वाटर से करते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों मेटल आपके कोल्ड वाटर से करते हैं रिएक्ट, यानी ये क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो एग्जांपल लिखते हैं। तो पोटेशियम की रिएक्शन वाटर से की तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम ने क्या किया, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, क्योंकि ये कोल्ड वाटर से करते हैं रिएक्ट। सेम एज सोडियम ने रिएक्ट किया वाटर से तो क्या फॉर्म किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कोल्ड वाटर से किया तो क्या फॉर्म किया, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। अब आते हैं हॉट वाटर से। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, आपके हॉट वाटर से करता है रिएक्ट, यानी मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर वाटर से होगी, हॉट वाटर से, तो वो क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड को ही फॉर्म करेगा। तो अगर कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो, दोनों ही कंडीशन में मेटल हाइड्रो ऑक्साइड ही बनेगा। बस आपको ध्यान रखना है कोल्ड वाटर से कौन से करते हैं मेटल रिएक्ट और हॉट वाटर से कौन करता है, तो एक ही है मैग्नीशियम। अब आते हैं कि मेटल ऑक्साइड कब फॉर्म होगा। तो जब मेटल क्या करता है, वाटर के किस फॉर्म से, स्टीम से। जब आपका मेटल स्टीम से करता है रिएक्ट, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो जितने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो उतने नॉर्मल फॉर्म से, यानी उन्हें उतना कम टेम्परेचर चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए। तो ये तीनों क्या आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, इसलिए नॉर्मल वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं। जबकि मैग्नीशियम इससे थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसलिए इसे थोड़ा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए वो हॉट वाटर से करता है रिएक्ट। जबकि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये इससे कम रिएक्टिव है, इसलिए इनको रिएक्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए क्या करते हैं, वो स्टीम से करते हैं, क्योंकि हॉट वाटर से ज्यादा क्या होता है, हीट आपके स्टीम में होती है। तो जब भी कभी मेटल की रिएक्शन स्टीम से होती है तो वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, यानी मेटल ऑक्साइड कब फॉर्म होगा, जब वो स्टीम से करेगा रिएक्ट। और स्टीम से कौन से मेटल करते हैं रिएक्ट, तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने वाटर से की तो इट फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड। सेम एज आयरन की रिएक्शन की वाटर से हमने तो क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म किया उसने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मेटल ऑक्साइड तब फॉर्म होगा जब वो स्टीम से करेगा, और स्टीम से कौन करेगा, तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब कुछ मेटल, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये आपके वाटर के किसी भी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करते, ना तो वो हॉट वाटर से करते हैं, ना कोल्ड से, ना स्टीम से। कौन कौन से हैं, लेड,
कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, ये आपके वाटर के किसी भी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब आपका आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। कौन सा एसिड? डाइल्यूट। तो जब मेटल की रिएक्शन आपके डाइल्यूट एसिड से होती है तो वो क्या फॉर्म करता है? तो ध्यान रखिएगा, मेटल की रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड से होती है तो इट फॉर्म मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, यानी वो मेटल सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा। अब देखते हैं एग्जांपल। तो ध्यान रखिएगा, जब मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से होती है तो क्या फॉर्म करता है? वो मेटल क्लोराइड फॉर्म करता है। और जब वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा तो वो फॉर्म करेगा मेटल सल्फेट। ध्यान रखिएगा, अगर HCl से होगा तो वो मेटल क्लोराइड फॉर्म करेगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड से होगा तो वो फॉर्म करेगा मेटल सल्फेट फॉर्म करेगा, और हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म करेगा ही। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पे सोडियम ने क्या किया है? आपके HCl से रिएक्ट किया, तो क्या फॉर्म किया उसने? सोडियम क्लोराइड, यानी मेटल क्लोराइड फॉर्म किया, ठीक है ना। यानी मेटल की रिएक्शन जब HCl से होती है तो वो मेटल क्लोराइड फॉर्म करता है, यानी मेटल सॉल्ट फॉर्म करता है। सेम ऐसी मैग्नीशियम की रिएक्शन आपके एसिड से हुई तो क्या फॉर्म किया उसने? मेटल सॉल्ट, ठीक है ना। आपका क्या किया? मेटल क्लोराइड फॉर्म किया, यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया। यानी मेटल की रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड से होती है तो वो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। अब दिक्कत क्या है? एक कंडीशन यहां पे आती है कि मेटल की रिएक्शन जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से होती है, किससे होती है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से होती है, तो क्या होता है? यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस को ही ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या करता है? वाटर को फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। लेकिन दो ऐसे मेटल हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल हैं जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? वही मेटल सॉल्ट, यानी यहां पे क्या करेगा? मेटल नाइट्रेट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे की हमने? वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। क्या फॉर्म किया उसने? आपका मेटल नाइट्रेट फॉर्म किया। सेम ऐसी मैंगनीज की रिएक्शन की हमने नाइट्रिक एसिड से, तो क्या किया उसने? मेटल नाइट्रेट फॉर्म किया। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल है जो आपके डाइल्यूट यानी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं, यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और मरकरी, ये चार ऐसे मेटल कौन कौन से हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और मरकरी, ये आपके डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, आपका कॉपर है और मरकरी, ये आपके डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये दोनों ही रिएक्शन आपके मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज होती है। देखते क्या है, तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? तो कैल्सिनेशन के अंदर हम कार्बोनेट के ओर को क्या करते हैं? ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करते हैं? हीट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैल्सिनेशन वाले प्रोसेस में किसके ओर को? कार्बोनेट के ओर को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं और इसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड पे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम जिंक, तो जिंक का जो ओर है, जिंक का ओर क्या आपका? तो जिंक का जो ओर होता है उसे बोलते हैं कैलामाइन ओर बोलते हैं, यानी जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट ओर है। तो कार्बोनेट के ओर को क्या किया हमने? हीट किया ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो क्या फॉर्म किया उससे हमने? मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म किया हमने? मेटल ऑक्साइड फॉर्म किया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई। तो ध्यान रखिएगा, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? कार्बोनेट के ओर को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं, तो उससे आप मेटल ऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं। अब आते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में क्या होता है? तो रोस्टिंग में सल्फाइड ओर, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर। इसमें क्या करते हैं हम? प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। इसमें एब्सेंस में करते हैं, इसमें प्रेजेंस में करते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम? सेम चीज मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इसके हमने दो एग्जांपल लिए कि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जिंक का क्या होता है? तो जिंक का जो ओर होता है सल्फाइड ओर, उसे बोलते हैं जिंक ब्लेंड बोलते हैं, यानी Cu2S बोलते हैं। तो सॉरी, यहां पे थोड़ा सा एरर है बेटा,
कोई नहीं, ऊपर वो ये गलत है, ये सही नीचे। तो जिंक का सल्फाइड है, यानी जिंक सल्फाइड जो है, ठीक है ना, तो जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड ही बोलते हैं, बस यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है ना, बस ये एरर है। तो जिंक सल्फाइड को क्या किया, तो जिंक सल्फाइड क्या आपका सल्फाइड ओर है, तो क्या करेंगे इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, उसका मेटल ऑक्साइड मिलेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। तो रोस्टिंग वाले में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, किसको करते हैं, सल्फाइड ओर को। कैल्शियम में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं हीट, किसको, कार्बोनेट ओर को। एक एग्जांपल और लेते हैं मरकरी का, पूछा था एग्जाम में, तो मरकरी के ओर को क्या बोलते हैं, सिनाबार, ठीक है ना, HGS। तो मरकरी का ओर क्या होता है, सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलता है आपको। तो हमने HGS को क्या किया, सल्फाइड ओर क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, उसका मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों से ही हमें मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, बस कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, हम कार्बोनेट को ओर करते हैं, और रोस्टिंग में क्या करते हैं, सल्फाइड के ओर करते हैं, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट अब आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन अभी पढ़ा था हमने चैप्टर 1 के अंदर। रिडक्शन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, है ना, सेम चीज यहां भी है, देखते क्या है। तो यहां पर रिडक्शन करने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, एक तो कार्बन का और एक एल्यूमिनियम का। हमने अभी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ही प्रोसेस का यूज करके क्या किया, हमने मेटल के ऑक्साइड को फॉर्म किया, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, मेटल चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो दो चीजों का यूज करते हैं, फर्स्ट वन आता है कार्बन। तो रिडक्शन में क्या करते हैं हम, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, किसमें, मेटल्स में, हम यूज करते हैं कार्बन का। तो कार्बन का यूज करते हैं हम कोक, तो कार्बन की फॉर्म होती है कोक, उसका यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन में पहला यूज करते हैं कार्बन का, क्यों करते हैं, तो इसके अंदर हम मेटल ऑक्साइड में से रिड्यूस करते हैं, किसको, ऑक्सीजन को, और मेटल को ऑब्टेन करते हैं। और यहां पर हम कार्बन के फॉर्म जो है कोक, उसका यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल लेते हैं, तो हमने लिया मेटल ऑक्साइड को कोक से बनाया, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो अभी ऑब्टेन किया था, तो जिंक ऑक्साइड को कॉपर से रिएक्ट करवाया, तो कॉपर ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, क्या मिल गया हमें, मेटल मिल गया, यानी जिंक मिल गया। दूसरा मेथड आपका आता है एल्यूमिनियम का यूज करके। तो एल्यूमिनियम क्या आपका, तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, देखिए, तो एल्यूमिनियम क्या है, इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, सेम तरीका वही है, बस थोड़ा चेंज है। तो मेटल के ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम हाईली रिएक्टिव मेटल, किसका, हाईली रिएक्टिव मेटल का यूज करते हैं। यहां पर हम सिर्फ एल्यूमिनियम कर रहे हैं, बाकी और जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो हम हायर क्लास में देखेंगे, ठीक है ना, यहां पर सिर्फ एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं, और यहां पे क्या होती है रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो क्या करेगा, वो लो वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, तो क्या किया हमने, एल्यूमिनियम का यूज किया, तो क्या हुआ आपके, यहां आपको मैंगनीज मेटल मिल गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम का यूज भी हम क्या करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं रिडक्शन प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या आपका है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, जिसका हम यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की फॉर्म में। और भी हाईली रिएक्टिव है, लेकिन वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, गॉट इट, ठीक। अब आपका आता है थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन क्या आपका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक, देखते क्या हो रहा है इसमें। तो थर्मिट रिएक्शन के अंदर जो आपका आयरन 3 ऑक्साइड है, ठीक है ना, आयरन 3 ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जब रिएक्शन होती है, आयरन 3 ऑक्साइड की रिएक्शन जब एल्यूमिनियम के साथ होती है, तो वहां पे क्या होता है आपका, आयरन फॉर्म होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, और साथ में ही ध्यान रखिएगा, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा इसमें हीट रिलीज होती है, इसीलिए हमें जो आयरन ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है। किसमें होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सट्रीमली हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें जो आयरन मेटल ऑब्टेन होता है वो मोल्टन फॉर्म में ऑब्टेन होता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हीट। अब इस मोल्टन आयरन का यूज क्या करते हैं हम, जो आयरन के ब्रोकन पीस है उसको वेल्ड करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम बात कर ले एप्लीकेशन की, तो इसका यूज
जो क्रैक मशीन पार्ट्स होते हैं या हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ग्राइंडर वगैरह, उसको जोड़ने के लिए करते हैं। और जो मेनली क्या करते हैं, तो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए भी थर्मिट रिएक्शन का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से करते हैं रिएक्ट, ठीक है। और रिएक्ट करने पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपको मोल्टन आयरन मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ एक्सट्रीमली हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो आयरन मेटल है आपको मोल्टन फॉर्म में मिलता है, और इसे क्या बोलते हैं हम, थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आपका आता है चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये आपका चैप्टर लास्ट है केमिस्ट्री का। देखते हैं सबसे पहली रिएक्शन कंबशन। तो कंबशन में क्या होता है, यानी जलना, कंबशन होना। तो कार्बन और उसके कंपाउंड जब भी कभी जलते हैं यानी उनका कंबशन होता है, तो क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब उनका कंबशन होता है। यानी कार्बन और उसके कंपाउंड का यूज, एक चीज क्वेश्चन बनता है आपका कि कार्बन और उसके कंपाउंड का यूज एज अ फ्यूल क्यों करते हैं। तो इसका मेन रीजन यही है, क्यों, क्योंकि जब भी कभी कार्बन और उसके कंपाउंड को बर्न किया जाता है यानी उसका कंबशन होता है, तो वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज करते हैं। इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, इसी वजह से क्या करते हैं, तो हम यहां पर कार्बन और उसके कंपाउंड का यूज एज अ फ्यूल करते हैं, क्योंकि ये जब जलते हैं तो क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कार्बन और उसके कंपाउंड का यूज एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि इनको बर्न करने पर लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना, और अनसैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद रखना, जब भी इनको बर्न किया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब भी कभी हम बर्न करते हैं एयर में, तो ये ब्लू और नॉन शूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। क्या जलते हैं, ब्लू और नॉन शूटी फ्लेम के साथ ये बर्न होते हैं। कौन से, सैचुरेटेड वाले, ब्लू फ्लेम और नॉन शूटी, बिगड़ धुएं वाली। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, जब इसको एयर में बर्न करते हैं तो यह येलो और शूटी फ्लेम यानी पीली और धुएं वाली फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। कौन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन का परसेंटेज है, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और जो क्या होता है, कंप्लीटली जल नहीं पाता, यानी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। इसी वजह से वो येलो और शूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आपको आता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज क्यों होता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और यहां पर किसका यूज करते हैं, तो यहां पर हम ध्यान रखिएगा, अल्कोहल को करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। अब पता है हमें, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है यानी वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं वो दो है हमारे पास। पहला है आपका एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी KBnO4, दूसरा आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। तो यहां पर हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए हम जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं वो दो है, इनमें से किसी एक का यूज करते हैं, या तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम, तो यहां पे लिया हमने इथेनॉल यानी अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए इनमें से किसी एक का यूज करेंगे, मैंने फिलहाल दोनों लिखे हैं, आप किसी एक का यूज करेंगे और इसको हीट करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, इथेनोइक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, इथेनोइक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन एवर इथेनॉल को रिएक्ट करवाया जाता है किसके प्रेजेंस में, तो ध्यान रखिएगा KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वो क्या फॉर्म करता है, इथेनोइक एसिड फॉर्म करता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सिंपल सा यूज है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वो दो है, पहला है आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा है आपका एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए।
नेक्स्ट आपका आता है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में करते क्या है, तो एडिशन रिएक्शन के अंदर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, किसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, हम कंबाइन करवाते हैं। क्या करते हैं, हम कंबाइन करवाते हैं किसी अदर सब्सटेंस के साथ। या तो वो हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या फिर वो ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है ना। अब वो खुद ब खुद तो ऐड होंगे नहीं, तो उनको ऐड करवाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसका यूज करते हैं, कैटलिस्ट का। कौन कौन से, या तो हम पैलेडियम यूज करते हैं या फिर निकल यूज करते हैं, और उससे क्या बनाते हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दूसरे सब्सटेंस को कंबाइन करके, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, या ब्रोमीन हो गया, और किसी करते हैं प्रेजेंस में कैटलिस्ट का यूज करते हैं ताकि रिएक्शन हो सके, ठीक है। यानी पैलेडियम या फिर निकल का यूज करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आता है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो देखिए, कैटलिस्ट आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को करवाते तो है, रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, जल्दी करवाते हैं, यानी लड़ाई करवाते तो है, खुद लड़ते नहीं, ठीक है ना। यानी ये रिएक्शन को प्रोसीड तो करवाएंगे डिफरेंट रेट पे, लेकिन खुद रिएक्ट नहीं करेंगे, खुद उससे अफेक्ट नहीं होंगे, है ना। कुछ होते हैं पे, कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई करवाते तो है लेकिन खुद उस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो सेम एज कैटलिस्ट। तो एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया इथीन। इथीन क्या आपका, अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन आपका, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है। अब क्या हमने यहाँ पे हमने जो कैटलिस्ट यूज किया है निकेल का, और हमने इसको हीट किया है, और यहाँ पे हमने क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या होगा, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यानी सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इथीन से क्या हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। कैसे, तो कैटलिस्ट का यूज किया, किसका, निकेल का, और उसको हीट किया हमने हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो बना आपका क्या, इथेन। नेक्स्ट आपका आता है, अब देखो एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शन का यूज कहां होता है, तो इसका एक मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसका यूज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेट करने के लिए, यानी अनसैचुरेटेड फैट को क्या करते हैं, सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे करते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन का यूज करते हैं। कैसे, तो हमने लिया वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल क्या होता है आपका, अनसैचुरेटेड फैट होता है। अब क्या किया, इसको हमने हीट किया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट, यानी हमने निकेल का यूज किया। तो यहाँ पे आपका वेजिटेबल ऑयल था, ठीक है, लिक्विड स्टेट में, और हमने हाइड्रोजन को ऐड किया निकेल यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और हीट किया। तो क्या हुआ आपका, ये वेजिटेबल ऑयल क्या हो गया, आपके चेंज हो गया किसमें, सैचुरेटेड में, यानी वनस्पति घी में, जो आपका सॉलिड स्टेट में होता है। यानी वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी बोल लो, या वेजिटेबल घी बोल लो, या डालडा बोल लो, इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने एडिशन रिएक्शन का यूज किया है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और क्या करते हैं, उसे सैचुरेटेड यानी वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी या वनस्पति घी या फिर डालडा में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं एडिशन रिएक्शन का। तो ये एप्लीकेशन पूछ सकता है आपका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत सिंपल है आपका। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को किसमें से, हाइड्रोकार्बन में से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसके साथ, किसी अदर एटम के साथ। जनरली ले रहे हैं हम क्लोरीन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोकार्बन में से रिप्लेस करते हैं किसी अदर एटम यानी क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम हाइड्रोजन को, किससे कर रहे हैं, आपके क्लोरीन से कर रहे हैं। तो इसकी रिएक्शन देखिए, हमने मीथेन लिया CH4, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है। यहाँ क्या हमने, यहाँ पे हमने सनलाइट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सनलाइट का यूज करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो मीथेन को क्या किया हमने, क्लोरीन से रिएक्ट करवाया यानी सब्स्टिट्यूट करवाया। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन था उसने क्या किया, क्लोरीन से उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया और क्या बना आपका, क्लोरोमीथेन बन गया और आपका जो HCl भी फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन में से रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे एटम से उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जनरली हम सनलाइट का यूज करते हैं क्योंकि वो रिएक्शन जल्दी करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो दो इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड है, इथेनॉल, एक आपका इथेनोइक एसिड। तो दोनों के बारे में देखते हैं, ठीक है ना, उनकी रिएक्शंस। तो पहले देखते हैं इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ। तो वेन एवर, जब भी कभी इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होती है तो वो क्या फॉर्म करता है, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म करता है। ध्यान रखिएगा, इथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम के साथ होती है तो वो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है। और ये रिएक्शन का यूज, इस रिएक्शन का यूज एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल, इथेनॉल के टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इथेनॉल को जब हम सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और जब यहाँ पे हम बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड से बर्न होगा, जो ये कंफर्म करेगा कि ये जो आपका दिया गया सॉल्यूशन है वो आपका एक इथेनॉल है। तो इस रिएक्शन का यूज इथेनॉल के टेस्ट के लिए भी करते हैं। दूसरी रिएक्शन आपकी इथेनॉल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में करते क्या है, तो हम इथेनॉल को हीट करते हैं किसके साथ, एक्सिस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक्सिस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे करते हैं। किस पे करते हैं, 443 केल्विन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में इथेनॉल को 443 केल्विन पे हीट करते हैं। किसके साथ करते हैं, तो एक्सिस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं। तो क्या होता है, वो डिहाइड्रेट, यानी उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है ना, और क्या फॉर्म करता है, इथेन, जो कि आपका एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यानी इथेनॉल था, ठीक है, यानी सैचुरेटेड था, तो हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया और इसको 443 केल्विन पे हमने इसको हीट किया, ठीक है ना। तो जब इसको हमने हीट किया तो क्या हुआ, यहां पे आपका बना इथीन और आपका वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया, यानी वो डिहाइड्रेट हो गया, ठीक है ना। वाटर जो इसमें था वो उसका मॉलिक्यूल अलग हो गया और ये सिंगल से क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, यानी सैचुरेटेड से क्या हो गया, अनसैचुरेटेड बन गया। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि यहां पर जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था उसका क्या रोल प्ले था। देखिएगा, यहां पर जो सल्फ्यूरिक एसिड था कंसंट्रेटेड, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में क्या किया, उसने वर्क किया और उसने इथेनॉल में से क्या किया, वाटर को रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट वर्क कर रहा है, जो कि इथेनॉल में से वाटर को डिहाइड्रेट कर रहा है, यानी रिमूव कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कौन कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टी में आता है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसका यूज ईस्टर के फॉर्मेशन में होता है, ईस्टर, ठीक है ना। अब ये ईस्टर क्या देखेंगे अभी। तो इसमें क्या करते हैं हम, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ, यानी जो प्योर इथेनॉल होता है, एब्सोल्यूट इथेनॉल, ठीक है ना। तो जब हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, जनरली क्या करते हैं हम, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, किसके रूप में, एज अ कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो क्या मिलता है उससे, हमें ईस्टर मिलता है, ठीक है ना। अब ईस्टर है क्या, तो ईस्टर आपका एक स्वीट स्मेलिंग यानी फ्रूटी स्मेल वाला एक सब्सटेंस है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन, रिएक्शन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो इथेनोइक एसिड को हमने क्या किया, इथेनॉल से रिएक्ट किया, तो क्या मिला आपको, रिएक्ट किया और किसकी प्रेजेंस में, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। यहां पे जो सी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या मिला आपको, ईस्टर मिला, यानी इसे हम इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं और ईस्टर भी बोलते हैं, साथ में आपको वाटर मिला। तो जो ईस्टर क्या आपका बताया मैंने, ये फ्रूटी स्मेल वाला स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, जिसका यूज क्या करते हैं, ईस्टर का यूज हम आर्टिफिशियल परफ्यूम बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज करते हैं। तो सॉरी, ध्यान रखिएगा, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, आपके एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है आपका ईस्टर, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन, जिससे आपका ईस्टर बनता है। और उसका यूज क्या होता है, आर्टिफिशियल परफ्यूम्स में और फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में यूज होता है।
नेक्स्ट आपका आता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, जिसका यूज क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम ईस्टर को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसमें हम ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं, ठीक है ना। तो ईस्टर क्या होता है आपका, ब्रेक डाउन हो करके क्या फॉर्म करता है, तो वो फॉर्म करता है सोडियम इथोनेट, क्या फॉर्म करता है, सोडियम इथोनेट फॉर्म करता है और इथेनॉल फॉर्म करता है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन का यूज प्रिपरेशन ऑफ सोप यानी साबुन के फॉर्मेशन में या प्रिपरेशन में यूज करते हैं। क्या होता है इसमें, ईस्टर को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं, तो ईस्टर आपका क्या होता है, टूट करके क्या होता है, फॉर्म करता है, क्या वो आपको फॉर्म करता है सोडियम इथोनेट और साथ में इथेनॉल बनता है, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन देख लीजिएगा भाई, इथेनॉल को हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया, तो उसने क्या फॉर्म किया, सोडियम इथोनेट फॉर्म किया और आपका इथेनॉल फॉर्म किया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम इथोनेट इसे क्या बोलते हैं, हम सोप बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी से बनता है आपका सोप बनता है, ठीक है। इसलिए से क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन और ईस्टिफिकेशन, दोनों ही रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट है। अब आपका आता है नेक्स्ट, अब बाकी आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन, तीन रिएक्शन आपकी और है, देखते हैं। तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब बेस क्या आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब बेस से करते हैं, अभी हमने क्या किया था, ईस्टर की रिएक्शन की थी, है ना। अब यहां पे क्या है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन है बेस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, तो जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन बेस, तो ये आपका एसिड है, ये आपका क्या है, बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल। तो क्या करेगा, वो सॉल्ट फॉर्म करेगा और आपका वाटर फॉर्म करेगा। तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एसिड की रिएक्शन बेस से करें सेम, तो क्या फॉर्म करेगा, वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो सोडियम इथेनोइट को हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथेनोइट को क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। तो आप इसे सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं, सोडियम इथेनोइट को, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड रिएक्शन जब बेस से होती है, क्या करता है, वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि ये एसिड है, बेस है, क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। अब अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ चैप्टर 2 में, तो वो ये सिमिलर लगभग यहाँ पे भी है। तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन क्या कर रहे हैं हम, कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख रहे हैं। तो क्या होता है देखते हैं, तो पहले देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ होती है, तो वो क्या फॉर्म करता है, सोडियम इथेनेट यानी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सेम है जो आपका चैप्टर 2 में था, ठीक है ना। तो जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करते हैं, तो क्या करता है फॉर्म, वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करता है। अगर बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हमने, ठीक है ना, यानी आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है, तो भी वो सेम चीज फॉर्म करता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बस यहां पर जो सॉल्ट है वो आपका सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट है, ये आपको ध्यान रखना है दोनों ही केस के अंदर। तो ये आपकी सारी रिएक्शंस थी चारों चैप्टर केमिस्ट्री की, ठीक है।